गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे महाभारत है आपकी क्लास 9 की। ठीक है, तो इसमें आपका ये उर्दू बी को हम लोग कवर करेंगे पूरा, जो मिड टर्म का सिलेबस है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर आपका आ रहा है वो हिंदू मुस्लिम आ रहा है। ठीक है, हिंदू मुसलमान किसने लिखा है? त्रिलोक चंद महरूम ने लिखा है। तो थोड़ा सा आप लोग त्रिलोक चंद महरूम को देख लीजिए कि ये कब और कहाँ पैदा हुए हैं, है ना, और इनका सन वफ़ात या सन पैदाइश क्या है वो देख लीजिए। और वैसे आपका आता नहीं है, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि भाई नज़्म का खुलासा बताइए, है ना। तो पहली जो आपकी नज़्म है हिंदू मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसमें शायर ये कहना चाह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें जो हिंदू मुसलमान का फ़र्क है ना, इसे ख़त्म कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी हों, कोई भी मज़हब से, कोई भी जाति से, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हों, सबसे पहले हम क्या हैं? हम इंसान हैं, है ना। और उससे भी पहले हम क्या हैं? हम इंडियंस हैं, है ना। और हमें उसी चीज़ को लेके चलना है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी, हमारा वतन कैसे तरक्की कर पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हम सब भाई बहन हैं, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है? सबके एक काम आना है। ठीक है, और अच्छा इंसान वही है जो एक दूसरे के काम है। ठीक, इसके बाद देखिए मरकज़ी ख़याल में भी यही बात लिखा है कि भाई हम हिंदू मुसलमान सब इंसान हैं, एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं। बाशिंदे मतलब रहने वाले। ठीक है, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी में ही हम सबका क्या है? फ़ायदा है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसके सवाल जवाब पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीटेड है कि इज़्ज़त के काबिल कौन है? तो वो इंसान इज़्ज़त के काबिल है जो दूसरों के लिए भलाई का काम करे। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गर्ल्स की शिफ्ट में आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉयज़ की शिफ्ट में आते हैं, है ना। लेकिन क्या है, क्वेश्चन आपके सेम ही होते हैं, है ना। क्योंकि देखिए नए चैप्टर कहाँ से लाएंगे, वो यही 2-4 चैप्टर हैं जो आपके आ रहे हैं, इन्हीं के ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए, यहाँ आपसे पूछा है नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तान किसे कहा गया है? तो आपको पता है बुलबुलें दो हैं, हिंदू और मुसलमान, और गुलिस्तान क्या है? हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ठीक है, आगे आ जाइए। लिखते हैं ना इत्तेफाकी को हज़ारे जा क्यों कहा है? देखिए, जब हमारे और आपके बीच में ना इत्तेफाकी होगी ना, तो इससे जान और माल दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हज़ारे जा कहा गया है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इससे जानी और माली हर तरह का नुकसान होगा, सबको तकलीफ पहुंचेगी और हमारा फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। अब देखिए आगे लिखा है कामरानी का राज क्या? यही 2-4 क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो कामरानी का राज क्या है? कामरानी का राज ये है कि अगर हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, मुल्क की भी तरक्की होगी और हमारी भी तरक्की होगी। ठीक है, अब देखिए अगला जो चैप्टर है आपका, ये बहादुर शाह का हाथी है। ठीक है, तो इसे किसने लिखा है? मीर बाकर देहलवी जो है उन्होंने लिखा है, मीर बाकर अली ने। तो इससे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, इसके बाद फिर कोई दास्तान गो नहीं आया है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आपका जो सवाल है, क्योंकि बेटा आप में राइटर वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा नहीं आता है, बस आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बताओ ये पोइम किसकी है या ये चैप्टर किसका है, तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या कई बार पता है क्या करते हैं वो लोग, आपको एक शेर या एक मिसरा या एक पैराग्राफ कुछ इस तरह से लिख के दे देंगे और पूछेंगे बताइए इसको किसने लिखा है। ठीक है, या इस चैप्टर का क्या नाम है, तो वो चीज़ थोड़ा आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक, अब इसमें आपको पता है बहादुर शाह के हाथी में क्या हुआ था कि भाई बहादुर शाह का एक हाथी है जो बहुत अच्छा है ना, बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है। जब तक बच्चे काम नहीं करते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं, तब तक वो भी नहीं खाता है, सबके साथ मिलके खाता है। बादशाह की तरह उसमें भी मिलजुल के रहने की और बांट के खाने पीने की आदत है ना, इसीलिए वो लाहौरी दरवाज़ा भी तोड़वाया जाता है। वो सारी कहानी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन भी लिख दिया है, बादशाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया था? तो इसलिए तोड़वाया था क्योंकि जो उनका हाथी था, उसका क्या नाम था? मौला बख्श, है ना। तो इस कदर ऊँचा था कि अगर उसके ऊपर अलमारी लगा दी जाए तो अलमारी लगाने के बाद वो उस दरवाजे से नहीं निकल पाता था। ठीक है, इसलिए बहादुर शाह जफर ने क्या करा? उस दरवाजे को तोड़वा दिया।
अब देखिए यहाँ पे आपका अगला सवाल लिखा हुआ है कि मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे। तो मौला बख्श के पास बच्चे गन्ने खाने, है ना, उसकी जो रातिब की रोटी होती थी वो सब खाने के लिए आते थे और उस पर सवारी करने के लिए आते थे। अगला सवाल लिखा है हाथी की रोटी कैसी होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद अगला सवाल लिखा है मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था। देखिए वैसे तो ये सवाल बड़ा है लेकिन ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा कि फील बार ने बादशाह से कहा था कि मौला बख्श जो है वो सारे गन्ने और रातिब की रोटियां क्या कर देता है, बच्चों को बांट देता है, ठीक है। इसलिए जो बादशाह थे उन्होंने हुक्म दिया कि अच्छा ठीक है, एक काम करो कि अब कोई भी लड़का कोई भी बच्चा वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब वहाँ बच्चे नहीं आए और जो फील बान है उसने बच्चों को आने से मना कर दिया। फीलबान किसे कहते हैं, जो हाथियों को संभालता है, ठीक है। फील मतलब क्या होता है, हाथी है ना, बान मतलब उसे संभालने वाला, उसका टेक केयर करने वाला, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि जो फीलबान है वो बच्चों को आने नहीं देता है, तो मौला बख्श खाना नहीं खाता है कि जब तक सब नहीं आएंगे तब तक कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है बादशाह और मौला बख्श में कौन कौन सी बातें मिलती जुलती थी। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों लोग जो है क्या करते थे, मिलजुल के खाते थे, सबके साथ मिलकर रहते थे, ठीक है। इसके बाद अब आपका अगला जो चैप्टर आ रहा है वो नादान दोस्त वाला आ रहा है, उसको किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा कि भाई ये सवाल कि चैप्टर किसने लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि नादान दोस्त में 2 ही लोग क्या है इंपॉर्टेंट है, एक श्यामा है और एक उसका भाई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपको दे रखा है कि भाई घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश पैदा हुई कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे। तो बच्चे क्या देखना चाह रहे थे कि भाई रंग कैसा होगा, है ना, उसमें से अंडे कैसे निकलेंगे, अगर बच्चे निकलेंगे तो उसका पर, उनके पर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते थे। लिखा है घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या तरकीब की थी। तो उसने पहले स्टूल रखा था, फिर नहाने वाली चौकी को रख दिया था लाके, जब स्टूल से वो नहीं पहुँच पाया था, है ना, और उसके ऊपर खुद खड़ा हुआ था। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया। तो श्यामा को ऐसा लगता है कि शायद केशव ने जो है अंडे गलत तरीके से रखे होंगे, इसलिए अंडे नीचे गिर गए, है ना, और वो सारे अंडे टूट गए। इसलिए उसने माँ से शिकायत कर दी थी कि ये सब किया धरा किसका है, केशव का है। परिंदों के अंडे क्यों नहीं छूना चाहिए। तो ये सवाल देखिए रिपीटेड है कि परिंदों के अंडे क्यों नहीं छूना चाहिए। तो आपने लेसन पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि अंडे छूने से क्या हो जाता है, वो गंदे हो जाते हैं, है ना, इसलिए फिर परिंदे जो है उस अंडे को नहीं सेते हैं, ठीक है, यानी उनके ऊपर नहीं बैठते हैं। फिर ऐसे ही अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों। ये सवाल भी रिपीटेड है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई एक सवाल मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा और कोई एक इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो अब आपका यहाँ सवाल है कि घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने फेंके थे। तो अभी आपने पढ़ा कि वो किसने फेंके थे, खुद चिड़िया ने ही फेंक दिए थे, ठीक है। अब अगला चैप्टर आपका ओस है वो नहीं आ रहा है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है एक देहाती लड़की का गीत, जिसे अख्तर शेरानी साहब ने लिखा है, ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो गीत है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल आपको लिखा है कि लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था। जब लड़की गाना गा रही थी तो कैसा माहौल था। तो बदली छाई हुई थी, है ना, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। मीना मीना बरसना मतलब होता है बारिश का पानी गिरना, है ना। तो सरसराहट हवा चल रही थी, है ना, बहुत एक खूबसूरत माहौल था बरसात का। अगला सवाल देखिए लिखा है लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो लड़की का शायद ये ससुराल था, इसलिए उसे ना इतना सुहाना मौसम देख के अपने माँ बाप की याद आ रही थी, इसलिए वो गमगीन लय में गा रही थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बाकी सारी चीज़ों से, कि भाई शोर बज रहा है, मंदिर का घंटा बज रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, है ना, बकरी, उसके बच्चे खुशी से उछल रहे हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ के वो क्या कर रही थी, गमगीन लय में गा रही थी। अब अगला सवाल आपका जो है वो चिड़ियाघर की सैर से है, ठीक है। इस चैप्टर को क्या है इदारे ने लिखा है, यानी ये ट्रांसलेट किया हुआ होगा या फिर अपने आप से ऐसे ही लिखा गया है, तो इसलिए इसका कोई आपको राइटर वगैरह नहीं दिया है। पहला सवाल देखिए लिखा है पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है। ये सवाल भी रिपीटेड है, इसके ना जर्नली सवाल आपसे रिपीटेड ही हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके सवाल छोटे छोटे हैं, है ना, तो बच्चे आसानी से इनके जवाब लिख पाते हैं। तो इस चैप्टर से काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। तो पहला सवाल आपका बनता है कि पांडे को जो घने बाल हैं उनकी क्या ज़रूरत है। तो आपको पता है जो पांडा होता है वो बर्फीले इलाके का एनिमल है ना, तो इसलिए क्या है कि उसको लंबे लंबे बाल मिलते हैं ताकि वो ठंड के मौसम से अपने आप को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए लिखा है
कंगारू अपने पेट पर बनी थैली से क्या काम करता है? तो उसमें अपने बच्चे को रखता है ना, ताकि वो तेज़ी से दौड़ सके बच्चे को लेके। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंगारू की ग़िज़ा क्या है? तो कंगारू फल, सब्जियां, पत्तियां, नरम घास, ये सारी चीज़ें खाता है। अगला सवाल, ये सारे देखिए एक एक लाइन के है ना क्वेश्चन है, लीनियर क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला लिखा है पेट भरने के बाद शेर क्या करता है? तो पेट भरने के बाद शेर आराम करता है। चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है? तो चिंपैंजी को गर्मी इसलिए सताती है क्योंकि वो ठंडे मुल्क का रहने वाला है ना, और यहाँ पे उसे गर्मी बहुत सताती है। अगला सवाल देखिए, लिखा है हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखिए, अगर इसमें आपको सारे जानवर याद नहीं रहते हैं तो आप वगैरह लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है गैर मुल्की जानवर में पांडा, कंगारू, चिंपैंजी है ना, जहाँ पे आपका जिराफ है ना, इसके अलावा भी बंदर, हिरन, हाथी, ये सारे, सफ़ेद शेर, ठीक है, बारहसिंगा, ये सारी चीज़ें उसने देखी हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए उनके जो पिंजरे हैं है ना, उन सब चीज़ों की सफाई की जाती है, और सर्दी गर्मी से बचाने के लिए भी उनका इंतज़ाम होता है, और उनकी को अच्छी दवा और खाना भी दिया जाता है ताकि वो बीमार ना पड़े। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो आपकी नज़्म से है, जो कि नज़्म है बहादुर बनो, है ना, और ये किसने लिखी है? सूरज नारायण मेहर ने लिखी है। ठीक है, अब मैं आपको इन सब के बारे में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके पहले ये सब चीज़ें आती थी, अब नहीं आती, बस आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई नज़्म बहादुर बनो जो है उसका मरकज़ी ख़याल लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है नज़्म बहादुर बनो किसने लिखी है? तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि शायर बच्चों को नसीहत कर रहा है और कह रहा है कि तुम बुरा काम हरगिज़ मत करो, बुरी बात हरगिज़ मुँह से मत कहो, है ना, सच्चाई के रास्ते पे चलो। कोई गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए तो उससे क्या करो, उसे छुपाओ मत, सामने से आके माफ़ी मांग लो। ठीक है ना, उस्ताद अगर पूछे कि भाई होमवर्क करके क्यों नहीं लाए या कल छुट्टी क्यों की थी, तो कभी झूठ मत बोलो, जो सच्चाई है वो उसे बता दो। ठीक है, इसी तरह से शायर जो है बच्चों को यही पढ़ा रहा है कि भाई तुम झूठ मत बोलो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, है ना। तो अब तुम बहादुर बनो, है ना, अपने इल्म को हासिल करो, कामयाबी को हासिल करो और तरक्की करो, और कभी भी झूठ का सहारा मत लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप टीचर से सच बोलते हैं ना तो टीचर कभी आपको डांटता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता चलता है कि बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो टीचर को पहले से ही पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो डबल डांट पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आपका जो सवाल दिया गया है, नज़्म के पहले बनने बहादुर बनने से क्या मुराद है? तो बहादुर बनने से मुराद ये है कि आप बुरा काम मत करिए, बुरी बात मत कहिए, हमेशा सच बोलिए, है ना, जो वादा करिए उसको निभाइए, यही बहादुर बनने की अलामत है। अगला सवाल लिखा है किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं? तो देखिए, जब हम गुफ्तगू करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, ये देख के बात करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। बात करते टाइम उम्र का, मर्तबे का, इन सब चीज़ों का आपको लिहाज करना है। अगर आपसे छोटा है कोई, उससे प्यार से बात करना है। अगर कोई बड़ा है आपसे तो उससे आपको अदब से बात करनी है ना। कभी भी गलत बात मुंह से नहीं निकालनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, चाहे आपकी लड़ाई क्यों ना हो, है ना, तब भी आपको गलत लफ्ज़, गलत बात इस्तेमाल नहीं करनी किसी के लिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखते हैं नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर की गई है? तो नज़्म में बताया गया है कि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है, इल्म हासिल करना राहत है ना, यानी इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ है उसे इंसान मेहनत से ही हासिल करता है, लेकिन अगर आप दौलत हासिल कर रहे हैं तो चोर उसे चुरा सकता है ना। इज़्ज़त है और इल्म है, दो चीज़ें ऐसी हैं जो कोई आपसे ना छीन सकता है ना कोई चुरा सकता है। ठीक है, और इल्म के बिना पर आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है एहसान का बदला एहसान, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा है। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि एहसान का बदला एहसान किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ठीक है, इसका पहला सवाल है डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों करा था? तो रात का वक्त था, है ना, और डाकुओं को पता था कि यहाँ से निकल रहे हैं तो ये अपना माल पानी बेच के आए होंगे, इनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो इसीलिए हमला करा था ताकि वो उसे लूट सके। अगला सवाल है दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? तो घोड़े ने पहले ही ख़तरा महसूस कर लिया था, इसलिए वो बहुत तेज़ दौड़ा और क्या है, डाकुओं को उसने पीछे छोड़ दिया और अपने जो मालिक था उसे बचा लिया था। ठीक है, इस तरह से घोड़े की कीमत दुकानदार को वसूल हो गई। अगला देखिए, यहाँ लिखा है
साइज़ के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी, तो आपको पता है कि वो सारी रात बेचारा बारिश में भीगता रहा, है ना, भूखा रहना पड़ा उसे जो घोड़े के रहने की जगह है वहाँ से उसे निकाल दिया गया अस्तबल से, ठीक है। और इसके बाद वो बेचारा भूखा प्यासा मारा मारा इधर उधर फेरता रहा और फाइनली वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे एक ऊंचा सा घंटा लगा हुआ था, है ना, जो इंसाफ दिलाता था। आगे देखिए लिखा है, ऊंचे मकाम में घंटा क्यों लटकाया गया था, यही सवाल आ गया। तो वो इसलिए लटकाया गया था कि अगर किसी शख्स पर कोई जुल्म हो या किसी का माल दबा लिया गया हो या हक मार दिया गया हो तो उस घंटे की रस्सी पकड़ के उसे बजा देना है, तो घंटे की आवाज़ सुन के लोग वहाँ जमा हो जाएंगे और आकर फैसला कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखते हैं, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया। तो आपको पता है कि भाई घोड़ा बेचारा भूखा प्यासा था, तो वो अंधा भी हो गया था ना, नाबीना हो गया था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी उम्र होने की वजह से। तो इस वजह से वो बेचारा भूखा प्यासा था, तो उसे भूख लगी। जब उसके मुंह पे वो रस्सी आई ना, तो उसे लगा कि शायद कुछ खाने का सामान है, इसलिए उसने क्या करा, उसे खाना शुरू कर दिया। जब उसने खाना शुरू करा तो वो रस्सी से घंटा क्या हो गया, बच गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है, ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख क्यों हो गया। ताजिर कौन, वही दुकानदार, है ना, ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को। तो उसका चेहरा इसलिए शर्म से लाल हो गया था कि भाई घोड़े ने तो उसकी जान बचाई थी, है ना, और जब वो बेचारा घोड़ा नाबीना हो गया तो उसने क्या काम करा, उसे अस्तबल से निकाल दिया। हालांकि ताजिर ने नहीं निकाला था, ताजिर के वहाँ जो अस्तबल की देखभाल करने वाला आदमी था जिसे साइज बोल रहे, उसने निकाला था, ठीक है। इसके बाद देखिए जंगल की ज़िंदगी और बांसुरी वाले 2 चैप्टर आपके नहीं आ रहे। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आ रहा है इस्माइल मेरठी की आपकी नज़्म है पौधा और घास, ठीक है। तो एक पौधा और एक घास है जिसमें पौधा और घास आपस में बात कर रहे हैं। पौधा और घास आपस में कहते हैं, पौधा घास जो है वो पौधे से कहती है कि भाई देखो हम दोनों पेड़ ही हैं, है ना, पौधे ही हैं और हम लोग ज़मीन से ही निकलते हैं, ठीक है, हमारी ग़िज़ा भी सेम है, मतलब हम भी मिट्टी से ही खा के खाना बनाते हैं, तुम भी, ठीक। लेकिन क्या है, जैसे हम निकलते हैं, यानी कौन, घास, तो घास कहती है जैसे मैं निकलती हूँ तो लोग क्या काम करते हैं, मुझे उखाड़ के फेंक देते हैं, जबकि तुम हो, तुम्हें पानी डालते हैं, तुम्हें खाद डालते हैं, है ना, और तुम्हारी सिंचाई वगैरह करते हैं ताकि तुम बड़े हो जाओ। तो लोग इस तरह का एक ही चीज़ से 2 तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो पौधा क्या कहता है, पौधा कहता है इंसान जो है, इंसान क्या कोई भी क्या करता है, उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है, उस चीज़ को ज़्यादा अपनाने की कोशिश करता है जिससे उसे फ़ायदा मिल रहा हो, है ना। जिस चीज़ से उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है वो उसे उठा के फेंक देता है। तो पौधा यही कहता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फल दूंगा, साया दूंगा दरख्त बनने के बाद, और तुम क्या दोगे, तुम तो मेरे मुकाबले लोगों को कुछ भी नहीं दोगे। तो जिससे लोगों को नफ़ा या फ़ायदा होता है लोग उसी को ज़्यादा चाहते हैं, और जो उसको फ़ायदा नहीं कराता है, चाहे नुकसान कराए या ना कराए, फ़ायदा नहीं कराएगा तो लोग उसे नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल क्या है, यहाँ पे लिखा है, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा। तो यही कहा कि घास ने पौधे से कहा कि हम दोनों एक ही बाग में एक ही साथ साथ पैदा हुए, मिट्टी पानी हवा रोशनी सब हमें यकसा मिलती है, लेकिन फिर भी लोग मुझे उखाड़ कर फेंक देते हैं और तुझे संभाल के रख देते हैं, है ना, मुझे घोड़े गधे खा लेते हैं, है ना। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो उसने बता दिया था, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो पौधा है वो बड़े होके क्या करेगा, साया देगा, है ना, फल देगा, लेकिन घास ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए घास को छोड़ देते हैं मरने के लिए। देखिए लिखते हैं, पौधे पर इनायत की नज़र क्यों है। तो अभी आपने पढ़ा कि वो बड़ा होकर क्या होगा, दरख्त बन जाएगा, तो साया भी देगा और फल भी देगा, इसलिए इनायत की नज़र होती है पौधे पर। अगला सवाल लिखा है, पौधे ने घास से शिकायत को भेजा क्यों कहा। तो देखिए पौधे ने घास की शिकायत को भेजा इसलिए कहा कि भाई देखो तुम्हारी शिकायत जो है वो बेकार है। क्यों, क्योंकि तुम फल फूल सब्जी कुछ नहीं देने वाले इंसान को, तो इंसान तुम्हें क्यों रखेगा, तो तुम्हारी शिकायत जो है वो क्या है, भेजा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट शुरू होता है चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक चैप्टर मतलब एक क्वेश्चन और बचा है। तो यहाँ लिखा है, दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है। तो उसके सर बनता है जिसने क्या करा हो, कोई इज्जत का काम करा हो, ठीक है, यानी जो दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करे, उसी के सर क्या है, इज्जत का सेहरा है। और जो काम नहीं आता है उसका कोई इज्जत का काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपके सारे चैप्टर्स थे जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले थे, यहाँ मैंने आपको पढ़ा दिए। वीडियो भी कुछ ज़्यादा खास लंबी है नहीं, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मैराथन हो गई जिसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब सिर्फ ग्रामर की बात रहती है। तो देखिए ग्रामर का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो एग्ज़ाम आपका कैसा रहा
है ना, कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, कितने आपको लगता है कि डाउट है, तो वो सब चीज़ें भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें। और जब मैं मार्किंग स्कीम डालती हूँ तो आप लोग उसे भी देख के शेयर वगैरह करा करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।